हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर में जो डील करने जा रहे हैं वो है ग्राफ में मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ओवरव्यू दे देता हूं कि हम ग्राफ के इस चैप्टर में कौन कौन से ग्राफ के बारे में डील करने वाले हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से चालू कर रहा हूं और मेरे पास जो सबसे पहला पॉइंट आएगा दैट इज पॉइंट एंड आफ्टर दैट मैं करूंगा स्लोप की स्टडी। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला। आफ्टर दैट मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मेरे पास 4 फॉर्मेट होगी। फिर फिजिक्स में इस स्ट्रेट लाइन का किस प्रकार से यूज होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट मेरे पास आएगा सर्कल। सर्कल बोले तो वृत्त, स्ट्रेट लाइन बोले तो सीधी रेखा, सरल रेखा। इसके बाद हम करेंगे इलिप्स। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इलिप्स की। इलिप्स क्या होता है? सर्कल। दीर्घवृत्त, सॉरी इलिप्स क्या होता है? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त बोले तो वृत्त का बड़ा भाई दीर्घवृत्त, ठीक है कि नहीं। इसके बाद मेरे पास होता है पैराबोला, ठीक है कि नहीं, इसको बोलते हैं परवलय। फिर होता है हमारे पास हाइपरबोला, इसका मतलब होता है अति प्रवलय। और इसमें एक स्पेशल केस पढ़ेंगे हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, वो हमारे पास ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्राफ की स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा वो आएगा लॉग फंक्शन। जैसे आपने लॉग देखे होंगे, उनका हम कंप्लीट लॉग वाले फंक्शन का कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जानते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 6 फंक्शन होते हैं। जो पहला फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा एंड आफ्टर दैट इज कोस थीटा, आफ्टर दैट इज टेन थीटा, आफ्टर दैट इज कोट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है और 6 के 6 फंक्शनों का हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में हमारे पास देखिए लॉग वाले, एक्सपोनेंशियल वाले हो गए। इसी के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी, क्वाड्रेटिक फंक्शन वाले का भी स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी बचे हुए हैं अदर फंक्शन हैं उनकी स्टडी करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे पास ग्राफ थ्योरी होती है ये इतना पावरफुल टूल होता है कि हमारी 11th और 12th के जो टोटल 36 चैप्टर हैं फिजिक्स में, उनमें ईच एंड एवरी चैप्टर, ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिसमें इस ग्राफ थ्योरी का यूज नहीं होता हो। और आपसे ये भी मैं ये बता देता हूं, पूरे दावे के साथ बता सकता हूं कि ग्राफ के थ्रू किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पाना कुछ इस तरह से अंदाज होता है जैसे आप किसी मिरर में अपनी खुद की चेहरा देख रहे हो और आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि आपके चेहरे पे कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। आपका नाक बड़ा है, कान बड़ा है, क्या है, क्या दिक्कत है। सेम डिट्टो हमारे ग्राफ के थ्रू किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की स्थिति में होता है। ग्राफ में आप देखेंगे ना तो ग्राफ में ये क्वेश्चन सही है या गलत है एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। अगर आप ग्राफ से नहीं कर पा रहे हैं, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ ग्राफ होते हैं, जैसे मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल, लॉग वाले, लॉग के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। कुछ अदर फंक्शन की हम बात करेंगे, जब डील करेंगे तभी हम इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में देखिए, ग्राफ थ्योरी जो मेरे पास है, इस थ्योरी में बहुत पावर है, बहुत पावर है। और सभी लोग इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटीज आएगी, जो तरीका आएगा, वो एक ऐसा टूल बन के तैयार आपके पास तैयार हो जाएगा जो आपके पूरे के पूरे 36 चैप्टर 11th 12th जो आपके IIT जेई मेन, एडवांस और नीट के अंदर आते हैं, उनका कंप्लीट आप इसमें स्टडी देख सकते हैं। देखिए अब मैं आगे इसके साथ सबसे पहले मैं आपसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग पॉइंट, स्लोप और डिस्टेंस फॉर्मूला
या स्ट्रेट लाइन की कुछ बेसिक इक्वेशन आप पुरानी क्लासों में करके आए होंगे। अगर नहीं भी करके आए हो तो भी मैं इसको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। यस और नो? यस, हाँ, सभी लोग इसको उतार लिए हैं। अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। देखिए सभी लोग जानते हैं पॉइंट्स के बारे में। देखिए पॉइंट अगर लॉजिकल डेफिनेशन दी जाती है तो पॉइंट हम अपनी पेन की जो नोक होती है उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी शकल सूरत का होता है पॉइंट। लेकिन हमारे जो फिजिक्स में यूज होता है वो पॉइंट्स किस तरह से यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशन को तो देखिए ध्यान से। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको ये वाली चीज़ें आती हैं। इसे मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखूँ तो किसी को कोई एतराज़गी नहीं होगी, इसे मैं नेगेटिव एक्सिस लिखता हूँ तो कोई एतराज़गी नहीं होगी, इसको मैं नेगेटिव वाई एक्सिस लिखूँगा तो कोई एतराज़गी नहीं है, इसे मैं प्लस का वाई एक्सिस लिखूँगा तो भी कोई एतराज़गी नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिए कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट मेरे पास 0,0 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। पहला पॉइंट मेरे पास है 2,2,3। द क्यू पॉइंट इज 2,-3 -2,3। सीक्वेंस में लेने के लिए मैंने इस तरह से यूज किया है -2 -3 एंड एस पॉइंट है -2 +2 -3। ये सीक्वेंस वाइज आपको पता चल जाएगा। आप पहले ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए जो मेरे पास P पॉइंट है, मेरे पास क्या है, P पॉइंट है। तो आप खुद देखिए, आप अगर इसमें देखना चाहेंगे कि 2,3, अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस प्रकार से दिया जाता है x, y, या फिर इसको न्यूमेरिकली लिखा जाता है 2,3, तो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन के हिसाब से आपको ये मान के चलना है कि दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 2 है तो जो 2 जो होगी दिस इज द x कोऑर्डिनेट। जब तक क्वेश्चन कोई एक्सचेंज, कोई स्टेटमेंट कंडीशनल नहीं दे, आपको स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अनुसार जो फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट इज द x कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वैल्यू इज y कोऑर्डिनेट। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट और आता है तो हम उसको z कोऑर्डिनेट के रूप में स्वीकार करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहां मेरे पास है 2,3। तो आप देखिए ध्यान से 2,3 क्या है। 2 का मतलब क्या है, ओरिजिन से। 2 का मतलब क्या है, ओरिजिन से। 2 मतलब x एक्सिस में कितना चलना है, 2, 1 एंड दैट इज 2। कितना चले, 2। अब हमको देखिए y एक्सिस में कितनी वैल्यू दे रखी है, 3। तो y एक्सिस में कितना चलना है, 1, 2 एंड 3। यानी आप कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बोलिए। कहना ये चाहता हूं कि आपको x डायरेक्शन में कितना यूनिट चलना पड़ेगा, दैट इज 2 एंड y एक्सिस में कितना यूनिट चलना पड़ेगा, दैट इज 3। तो दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो मेरे पास पॉइंट ये आ गया, दिस पॉइंट इज P एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2,3। इसको थोड़ा डार्क लाइन से न रिप्रेजेंट करके डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए और ये मेरे पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली अगर मैं Q पॉइंट की स्टडी करता हूं तो दैट इज इक्वल टू -2,3। यहां से देख सकते हैं कि मैंने ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले ही एज्यूम कर लिया था कि अगर ये कोऑर्डिनेट होता है तो क्या लिखूंगा। अब देखिए ये मेरे पास ओरिजिन है। अब ओरिजिन से -2 का मतलब है कि 2 यूनिट चलना है। -2 का क्या मतलब है, 2 यूनिट चलना है। कितना यूनिट चलना है, 2 यूनिट चलना है। पॉजिटिव एक्स में चलना है, नेगेटिव एक्सिस में चलना है, नेगेटिव एक्सिस में चलना है। दिस इज 1 एंड 2, 2 यूनिट मैंने इस दिशा में चल लिया। यस और नो। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए यहां से कितना चले, 1 और 2, यहां आगे। फिर ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वाई एक्सिस में चलिए, कितना चले, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट चलने के लिए मुझे अपवर्ड जाना पड़ेगा कि डाउनवर्ड, बोलिए। अपवर्ड जाना पड़ेगा कि मुझे डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, अपवर्ड जाना पड़ेगा। अपवर्ड कितना जाना पड़ेगा, 3 यूनिट। तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, थर्ड यूनिट। तो मैं कितना यूनिट चला गया, 3 यूनिट चला गया। दिस पॉइंट इज Q एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई -2,3 एंड डैश डैश लाइन इस तरह से हम लगा देंगे। यस और नो। आफ्टर दैट मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज -2, -3।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -2, -3? दैट इज मुझे माइनस एक्सिस डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? 2 यूनिट। तो मैं चला 1 and 2। आफ्टर दैट मुझे y डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? -3। दैट मीन्स मुझे ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे ओरिजिन से किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना यूनिट चलना पड़ेगा? 3। कितना यूनिट चलना पड़ेगा? 3 यूनिट। तो मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखूंगा, दैट इज 3 यूनिट एंड दैट विल बी इक्वल टू -2, -3। 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो मेरे पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज -2, -3। आफ्टर दैट मेरे पास अगला स्टेटमेंट है एस पॉइंट, दैट इज +2 -3। कहना क्या चाहते हो? देयर इज x कोऑर्डिनेट इज 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2? दैट मीन्स ओरिजिन से पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में, ओरिजिन से पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में, पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? 1 and 2। कितना चलना पड़ेगा? 2 यूनिट। तो मेरे पास 2 यूनिट चलेंगे तो ये वाला हो गया, यस और नो। फिर मुझे माइनस y डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? 1, 2, 3। क्या मुझे पॉजिटिव y डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, नेगेटिव y डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? मुझे नेगेटिव y डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू मेरे पास हो गया दिस पॉइंट इज s एंड दिस विल बी इक्वल टू +2 -3। यस और नो? इस प्रकार से किसी भी पॉइंट की लोकेशन का, उसको लोकेशन हम उसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। हालांकि हमारे पास ये एक तरीके से एक सिस्टम प्रणाली है जिसमें हम उसको कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक दूसरी सिस्टम भी होती है, प्रणाली भी होती है जिसमें हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इसी सिस्टम की रूप में कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बात स्टडी कर ली कि कोई पॉइंट होता है, उसका फिजिक्स में जो यूज होता है वो एज ए कोऑर्डिनेट के रूप में यूज होगा कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। इसके बाद हम देखते हैं, स्लोप भी देख सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला भी देख सकते हो। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में हम स्टडी कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में होता क्या है बेसिकली, ध्यान से देखिए। मेरे पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में होता क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए। मेरे पास मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है और यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट इंडिकेट किए गए हैं। एक बिंदु P है, दैट इज x1, y1 and the second point is Q, that is equal to x2, y2। आप P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, P और Q के बीच की सीधी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि मिनिमम सीधी डिस्टेंस कितनी होगी, that will be equal to PQ। और इसको हम लिख देते हैं कि मेरे पास x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट कर देते हैं। हम जानते हैं कि अंडर रूट करते वक्त प्लस और माइनस होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ सिंबल जो साइन यूज कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव। उसका ओनली वन रीज़न ये है कि मेरे पास डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो नेगेटिव में नहीं होती तो नेगेटिव साइन यहाँ यूज करना कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब देखिए ये वाली बात जो मैंने कहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले को आपको कैसे लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सभी लोग बोलेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का सभी लोग बोलेंगे y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी? अरे भाई तेरे को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चल खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ भाई, खड़ा हो जाओ। अरे खड़ा नहीं होगा तो क्रेन बनाई क्या तुम्हारे लिए? क्रेन से उठवा दे तुमको? नहीं, क्रेन से नहीं, ये तो ऐसे उठ गया। चल बताइए कैसे आया, कैसे आया ये फॉर्मूला? मैंने बोल दिया समझ में आ गया, आ गया, बट कैसे? कितनी भी बार बता दो, हजारों बार बताया मैंने, मास्टर जी तुमको बताए हर चीज में हाँ नहीं भरनी होती है। इसमें तुमको एनालिसिस करना होना चाहिए कि ऐसे कैसे कर दिया आपने।
कौन सा फिजिक्स का या मैथ का आपने सहारा लेके, कंसेप्ट का सहारा लेके आपने स्टेटमेंट दे दिया? मन गढ़ंत तरीके से आपको हर चीज में हाँ में हाँ और ना में ना नहीं करना होता है। कैसे किया पता है? नहीं, बस ना ही बोलो आप। तो पूछे तो ना और ना पूछे तो हाँ। एक बात बताइए, जब हम यहाँ लिख रहे थे तो हाँ बोलने की क्या जरूरत थी? हर बार आपको कहा है फिजिक्स में लगभग हर एक, आप 100% लेके चलो, हर एक क्वेश्चन के कम से कम 2 सॉल्यूशन तो अवेलेबल हैं, 2 अलग अलग व्यू से। और हर एक क्वेश्चन में हर जगह ये दिमाग पहले से ही लगा लो कि कैसे, क्यों, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्या इसका कोई दूसरा तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में घुमाना शुरू कीजिए, तभी तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव होगा। बोला मान लिया, बोला मान लिया, मानने के बाद भी अपने दिमाग को एनालिटिकल पोजीशन में लाइए, एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन फिर उसके बारे में आपको करना भी है, तर्क वितर्क भी करना है। वही वाली चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे हाँ नहीं बढ़नी चाहिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए कैसे, मेरे पास यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। जब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे नहीं कैसे किया तो तुम लोग हंसोगे। इतनी छोटी चीज बताता है मास्टर, खुद की तो रेपुटेशन है नहीं, हमारी रेपुटेशन गिराने पे तुला पड़ा है। अरे भाई है तो छोटी, अब क्या करे, तुम्हारी रेपुटेशन गिरती है तो अभी गिर गई थी ना। देखिए पाइथागोरस का नाम सुना है? पाइथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? बस उसी से यूज करेंगे। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। मैं इसके कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं लिखना चाहता, इसके कोऑर्डिनेट अलग से लिख देता हूँ। P के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1 एंड व्हाट इज द q? q इज इक्वल टू x2, y2। ध्यान पूर्वक देखिए, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिए। दिस इज p एंड दिस इज q। मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज x1। देखिए ये वैल्यू कितनी है, x1। देखो ओरिजिन से कितना चले, ओरिजिन से कितना चले x1, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चले y1। तो दिस वैल्यू इज y1। और इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो x1 में इधर कितना चले x2, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना चले ये y2। अब ध्यान पूर्वक बताइए, ध्यान पूर्वक बताइए। इसको मैं पल भर के लिए थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए मुझे, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ या इसको नीचे लिख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से x1, यहाँ से x2, तो ये बीच वाला क्या हो गया, ये बीच वाला क्या हो गया? ध्यान पूर्वक बताइए, x2 माइनस x1, यस और नो? अगर मैं जानता हूँ ये y1 और ये वाला y2, तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये बीच वाली वैल्यू क्या हो गई बताइए? ये वाली जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। कहना क्या चाहते हो सीधे सीधे बता दो, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो मास्टर जी, ठीक है कि नहीं? चलो कोई वेस्ट नहीं करेंगे। इधर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। इस प्रकार से मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू x2 माइनस x1 है, और जो इसकी वैल्यू है दैट वैल्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, एंड दिस इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल। एंड यू नो द पाइथागोरस थ्योरम इस बात को डील करती है, इस बात को डील करती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दैट मीन्स द hypotenuse is, what is the hypotenuse? Hypotenuse is equal to the distance of PQ, and the square of distance that will be equal to base. What is the base here? This will be equal to x2 minus x1 according to Pythagoras। b का स्क्वायर है तो डिस्टेंस का भी, इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू प्लस का रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड यू नो हमारे पास एक सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। यस और नो? अभी तो बहुत सारे मेरे पास एनालिटिकल पॉइंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ करवाना चाहूँगा।
अगर आपसे मैं क्वेश्चन ये दे देता हूँ, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देता हूँ आपको कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं, ऑप्शंस भी हो सकते हैं। पहला ऑप्शन लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन है P बराबर है x1, y1 एंड Q इक्वल टू दे रखा है x2, y2 और आपसे पहला क्वेश्चन दैट विल बी इक्वल टू PQ। PQ इक्वल टू आपको यही फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूले में दे रखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और B ऑप्शन में मैंने दे दिया PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे लिख दिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन देख रहा हूँ PQ इज इक्वल टू दे रहा हूँ दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिए सारे के सारे लोग कि इनमें मैं क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ और आप चेक करके बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन कौन से ऑप्शन गलत है। कोने वाले भैया ध्यान से देखेंगे, डी वाले PQ इज इक्वल टू मेरे पास हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखूंगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ई ऑप्शन बोलिए PQ इज इक्वल टू मेरे पास हो गया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस का x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से मैं आगे के ऑप्शन भी इस प्रकार से बना सकता हूं, नो डाउट। तो ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताइए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये तो जस्ट आपने एक तरीके से देखा तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस ही हो गया। अब नेक्स्ट वाली बात देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सचेंज किया है, इसको क्या किया, एक्सचेंज किया है, x1 की जगह x2, x2 की जगह x1, y2 माइनस y1, तो y1 माइनस y2। मैंने सिर्फ इन कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज किया है। यहाँ पे मैंने इसके कोऑर्डिनेट को एक्सचेंज नहीं किया परंतु इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए, इसके कोऑर्डिनेट को तो एक्सचेंज कर दिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट को तो मैंने एक्सचेंज कर दिया परंतु इसके कोऑर्डिनेट को मैंने सेम डिट्टो रखा। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले कोऑर्डिनेट को आपस में एक्सचेंज कर दिया, इसको ये रख दिया, उसको इस तरह से मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन कौन से करेक्ट हैं। चलो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन कितनों का सही है, सभी का। और सेकंड आधी क्लास है, थर्ड वही, फोर्थ, फिफ्थ इसमें पूरी क्लास है। इसको रिजेक्ट पूरी क्लास ने कर दिया। इसको आप ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें सारे बच्चे नहीं आ रहे। देखिए किस प्रकार से करता हूं मैं, इसको सोल्व कर देता हूं। देखिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिए। अगर मैं लिखता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इस क्वांटिटी को बाय डिफॉल्ट में इस तरह से कर सकता हूं, ब्रैकेट लगा दिया, कोष्टक लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट दिस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, इसको एक्सचेंज कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ माइनस का x1, यहाँ लिख देता हूँ प्लस का x2 और इसका लिख देता हूँ स्क्वायर। फिर ब्रैकेट लगाया, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो दैट विल बी इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर किया तो क्या हो गया मेरे पास, माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 भी लिख सकता हूँ। तो इसका स्क्वायर भी कर दिया मैंने और इसका स्क्वायर भी मैंने कर दिया। -1 का स्क्वायर किया तो +1 और ये मेरे पास क्या हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कहना क्या चाहते हो आखिर, कहना बस इतना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास क्वांटिटी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, इसको सोल्व करते करते मैं इनकी पोजीशन अगर एक्सचेंज करता हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ऐसे एक्सचेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एक को चेंज किया दूसरे को नहीं किया तो भी सही है, ये भी सही है। ये तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस मैंने बात कर दी, कुछ भी लिख दिया, ऐसे इसका सही नहीं बैठेगा। इसके बाद हम बिल्कुल ही सिंपल से 1 या 2 एग्जाम्पल लेके आपको ये बताएंगे कि 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस निकलती है फाइंड आउट करते हैं, वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास P पॉइंट की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2, P की जो कोऑर्डिनेट्स है 2,3 है एंड Q की वैल्यू मान लीजिए 3,4 है। मुझे इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल, PQ इक्वल टू मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा
और मेरे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू x2. व्हाट इज द x2? x2 इज 3. व्हाट इज द x1? x1 इज 2. इसका क्या करना है? स्क्वायर प्लस y2. व्हाट इज y2? 4. y1 कितना है? 3. उसका क्या कर देना है? स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू pq. pq इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2. तो PQ की जो वैल्यू है मेरे पास रूट ऑफ 2 है. इस प्रकार से कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, वो प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं हमारे पास. लेकिन फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो इसी प्रकार से यूज होगा. मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूँगा आपके सामने, और वो एग्जांपल देखिए किस प्रकार से है. उसमें मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट ले लेता हूँ. देखिए ध्यान से, मेरे पास मान लीजिए कि A पॉइंट है माइनस का 5 माइनस का 4, और जो मेरे पास B पॉइंट है दैट इज 4,5. अब मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है. दैट डिस्टेंस इज AB एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ AB. दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स ये वाला मेरे पास क्या आ गया? 4 माइनस का 5, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर प्लस y2 इज बोलिए 5 माइनस y1 बोलिए माइनस का 4, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर. तो देखिए ध्यान से, ये हो गया 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर पे अंडर रूट, दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर पे अंडर रूट इज 9 रूट ऑफ 2. तो आवर आंसर AB इज इक्वल टू आंसर AB इज इक्वल टू 9 रूट 2. तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल व्यू में कीजिए, और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम डिस्टेंस, दो बिंदु के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ग्राफ के अंदर हम देखेंगे स्लोप. तो देखिए स्लोप के अंदर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं. देखिए ध्यान से, स्लोप बेसिकली इसके दो तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे. पहला तो कि स्लोप मेरे पास आखिर स्लोप क्या है. तो आपने ये देखा होगा, जैसे मैं एक सीट लेके आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा. जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक प्लेन है, ये प्लेन है. इस प्लेन का एक तरफ की जो साइड है, ये दूसरे तरफ की साइड है. एक साइड को दूसरी साइड की तरफ से, एक साइड को दूसरी साइड के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर उठा देना, थोड़ा सा ऊपर उठा देना. ऊपर उठाने से ये जो आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं कि इसमें स्लोप आ गया. पहले स्लोप नहीं है. अब अगर इसको ऊपर उठा दिया तो इसे क्या बोलेंगे कि इसमें क्या आ गया? स्लोप आ गया. इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं कि अगर कोई लाइन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइन है, तो ये मेरे पास इस समय जो ये लाइन है इसमें कोई स्लोप नहीं है. लेकिन अगर मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ एक सिरे से, यानी इसके एक तरफ से दूसरे टर्मिनल को ऊपर उठा देता हूं, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे इसमें क्या आ गया है? स्लोप आ गया है. क्या आ गया है? स्लोप आ गया है. ध्यान पूर्वक देखिए, जो मेरे पास स्लोप है, स्लोप को मैंने बता दिया कि फिजिकली तो हमारे पास क्या है, जब इसका एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल की तुलना में, एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल की तुलना में अगर उठ जाता है, तो कहेंगे कि उस प्लेन में या उस स्ट्रेट लाइन में क्या आ चुका है? स्लोप आ गया है. अब इसका पूरा मैथमेटिकली मैं यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन के ऊपर आपको समझाने जा रहा हूँ. जैसे देखिए, मेरे पास इस प्रकार से कोई स्ट्रेट लाइन है, यस और नो, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन AB है, और इस समय ये टोटली हॉरिजॉन्टल है. तो इस सिचुएशन में इसका जो स्लोप है, वो स्लोप मेरे पास कितना है? 0 है, 0 है. अब मैंने क्या किया कि इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया. ये मेरे पास पॉइंट A है, और ये पहले कुछ इस प्रकार से थी, लेकिन मैंने इसको कुछ इस प्रकार से इसके B पॉइंट वाले हिस्से को ऊपर उठा दिया. तो यहाँ पे ये कुछ एंगल बनाती है. यहाँ पे क्या बनाती है? एंगल. अब मैं ये क्लियर कह चुका हूँ कि ये लाइन अगर ऐसे है, जब ये ऐसे हो गई तो ये मेरे पास इसमें क्या आ गया? स्लोप आ गया. ये तो मेरे को एक बार फिजिकली फील हो गया. जैसे आप लोग जानते हैं फ्लोर है
या फिर आप कहीं पर भी देख लीजिए, अगर साफ सफाई करनी है, पानी से वॉश करना होता है, वाटर से अगर हम उसको वॉश करते हैं, तो वो आंगन या फ्लोर हमारे पास, वो फ्लोर थोड़ा सा इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ थोड़ा सा स्लोप रखता है, ताकि पानी का फ्लो उसमें एक तरफ हो जाए। ऐसे नहीं रखते हैं कि कहीं से ऐसे, जिसे आप बोल सकते हैं कि उबड़ खाबड़ फॉर्म में नहीं रखते हैं, उसी फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको इसके जो फिजिकल मीनिंग है स्लोप का, उसके बाद में मैं आपको पास डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द मैथमेटिकल मेरे पास स्लोप का क्या मतलब है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन को या प्लेन को एक तरफ से h हाइट या p पर h लिखिए, h हाइट तक मैं उसको उठा देता हूं, ऊपर उठा देता हूं, h हाइट तक मैं इसको ऊपर उठा देता हूं, और इसका जो बेस होता है वो बेस अगर मेरे पास b है, हाइट अगर मैं इसकी h ले लेता हूं, या फिर अगर हाइट को मैं p से शब्द से यूज करता हूं क्योंकि दैट इज परपेंडिकुलर। तो देखिए ध्यान पूर्वक, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरे पास जो हाइट बढ़ी है किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, तो दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट यानी परपेंडिकुलर upon base, that is called the slope, and by default you know that p upon b is equal to tan theta। यस और नो। इसका मतलब कहना क्या चाहते हो कि अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा इस लाइन के लिए स्लोप का काम करता है, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल m से। ये सिंपल है कि ये मेरे पास सिंबल होता है, स्लोप को m से लिखना होता है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में कि दिस विल बी इक्वल टू dy बाई dx। हालांकि इस पूरे ग्राफ के चैप्टर के दौरान अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। मैं जनरली इसको डिफरेंशिएशन में ही स्लोप के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई dx। यस और नो। थोड़ा सा यहाँ पे डील कर लेते हैं, कंप्लीट स्टडी हम डिफरेंशिएशन में ही करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इस बात को समझना काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन हमारे पास मान लीजिए कि कोई कर्व है और वो कर्व कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी वो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस पोजीशन पे इसका x कोऑर्डिनेट x है और इसकी जो वैल्यू है दैट इज y, दिस इज y, दिस इज x। तो हम x में एक छोटा सा परिवर्तन करते हैं, x में हम क्या करते हैं, छोटा सा परिवर्तन करते हैं, और इस वाले एलिमेंट की स्टडी करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट होता है x प्लस dx, और इसका जो y कोऑर्डिनेट की बात करें तो दैट इज y प्लस dy। अब अगर इस छोटे से एलिमेंट को आप ध्यान पूर्वक देखें तो ये छोटा सा एलिमेंट आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और हम जानते हैं कि दिस इज द dx एंड दिस इज द dy, एंड dx व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx। dx अक्ष में एक ऐसा इतना छोटा परिवर्तन है, इतना छोटा परिवर्तन है जितना छोटा आप सोच सकते हैं, इतना छोटा परिवर्तन है जितना छोटा आप सोच सकते हैं। एंड व्हाट इज द dy, dy इतना छोटा परिवर्तन है, y में परिवर्तन है जितना छोटा आप सोच सकते हैं। अगर आप नहीं भी सोच पा रहे हैं तो वो एलिमेंट वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y। अगर आप इसको देखते हैं, अगर ये बहुत छोटा कर दिया जाए तो किसी भी कर्व के ये छोटा सा पोर्शन एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जा सकता है, इसलिए ये वाला पोर्शन मेरे पास स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया। मैंने इसी पोर्शन को जूम करके यहाँ पे दिखाया है, बड़ा करके मैंने इसको दिखाया है, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। तो बाय डिफॉल्ट टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। कहना ये चाहता हूं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप इस तरीके से कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कर्व है तो उसके छोटे से ही पोर्शन को,
छोटे से ही पोर्शन को आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, इसके बड़े पोर्शन को आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं कर सकते। और इस पोर्शन, इस कर्व का इस पॉइंट पे जो स्लोप है, इस पे जो स्लोप है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट खींची जाती है, कोई टेंजेंट खींची जाती है, कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, और वो स्पर्श रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, उस एंगल के tan थीटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, उसे स्लोप कहते हैं। तो देखिए मेरे पास स्लोप का बेसिकली यही आपको मतलब निकालना है कि स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वो हाइट कितनी उठाई है परंतु किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में। और यही चीज हमारे पास निकल के आ जाती है tan थीटा, सिंबल के तौर पे इसे m लिखते हैं। अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है, जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन हो, किसी भी नेचर का हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड ग्राफ हो सकता है, या ऐसा ग्राफ भी हो सकता है जिसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो भी हम उसको dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास tan थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या है, dy बाई dx, और ये मेरे पास dx dy, तो ये मेरे पास tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx। ध्यान से देखिए, अब मेरे पास ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कुछ इस प्रकार से मेरे पास सॉल्यूशन चल रहा है। देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। स्लोप के बारे में ये बिल्कुल बेसिक आइडिया आपको पता चल गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम फिजिक्स में जो स्लोप निकालते हैं, एक तरीका तो स्लोप का ये होता है कि उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो वो क्वांटिटी फिजिकली हमारे पास स्लोप होती है और मैथमेटिकली dy बाई dx होती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई ग्राफ है, अभी आपको मैं जानता हूँ इस ग्राफ का पर्टिकुलर नाम आपको पता नहीं है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास y बराबर मेरे पास कोई ग्राफ है 3x प्लस का 2, और मुझे आपको बताना है कि इस ग्राफ का स्लोप बताना है, इस ग्राफ का क्या बताना है, स्लोप बताना है। और जहाँ स्लोप बताएंगे वो पॉइंट मेरे पास है 2,2। तो देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास एक तरीका तो डिफरेंशिएशन का होता है, दैट विल बी इक्वल टू dy बाई dx, दिस विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएशन हो गया 3, इसके ऊपर पावर 1, हम क्या करते हैं इसकी पावर को क्या कर देते हैं गुणा, x की पावर में से कितना घटा देते हैं 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, दिस विल बी इक्वल टू 3, और ये हो गया x की पावर 0, दैट मीन्स ये dy बाई dx। अगर मैं dy बाई dx कांस्टेंट है तो कोई भी बिंदु रख दीजिए, उसका स्लोप तो हर जगह कैसा है, समान है। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं कि y बराबर 3x स्क्वायर, तो स्लोप मुझे आपको फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, और उस बिंदु पे करना है स्लोप एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे करना है, 2,2 पे, यस और नो। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो गया 6x की पावर 1, दैट इज dy बाई dx। dy बाई dx इसकी जो पावर है मेरे पास 2,2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, y तो है ही नहीं, y है नहीं, तो दैट विल बी इक्वल टू 12 है। dy बाई dx 2,2, दिस विल बी इक्वल टू मेरे पास 12 है, तो स्लोप की वैल्यू 12 हो गई, दैट मीन्स मेरे पास m की वैल्यू हो गई, दैट मीन्स मेरे पास tan थीटा की वैल्यू हो गई। अब आप इसे आगे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेगी, पर हम डिफरेंशिएशन में इससे ज़्यादा यहाँ पे ग्राफ के अंदर डील नहीं करना चाहते, इसको ग्राफ थ्योरी के अंदर काफ़ी और डिटेल में स्टडी करेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन के वक्त भी इसको डील करेंगे, पर यहाँ पे हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए ग्राफ, इसमें डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए तो मैंने स्लोप निकालना बताया। अब मेरे पास मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स हैं, इसी क्वेश्चन को करने के दूसरे तरीके भी हैं जो आएंगे भी। देखिए कैसे, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 3,3 एंड सेकंड पॉइंट इज 4,4, और मुझे निकालना है स्लोप।
तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि स्लोप कैसे निकलेगा। मैं पहले इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके बता देता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट है, क्या है मेरे पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, और मैं मान लेता हूं कि P का जनरली जो वैल्यू है, जनरल कोऑर्डिनेट है, दैट इज x1 y1 एंड व्हाट इज द Q, दैट इज x2 y2। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो सरल रेखा होगी, इनसे पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है उसका स्लोप, दैट इज इक्वल टू थीटा। तो देखिए ध्यान से देखिए, मेरे पास इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इसकी जो वैल्यू होगी वो tan थीटा होगी, और tan थीटा को आप ध्यान से, थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ये वाली डिस्टेंस मेरे पास y1 है, ये पूरी डिस्टेंस y2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। ये कंप्लीट स्टडी में थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला करके यूज किया था। तो अब आप बताइए कि tan थीटा इक्वल टू m होता है, m का मतलब स्लोप होता है, तो बताइए इसके स्लोप को क्या लिखूं, परपेंडिकुलर। वही वाली बात है जो बचपन में पढ़ी है, P अपॉन B दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात समझ में आ रही है सबको कि मैंने इसका कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का x1 अपॉन x2। थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस हो गया था। चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y1 प्लस का y2 अपॉन माइनस का x1 अपॉन प्लस का x2, माइनस कॉमन ले लिया, y1 माइनस का y2 अपॉन माइनस कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2। गुणा करके देख लीजिए, इसको माइनस को अगर x1 से गुणा किया तो माइनस x1, माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस, और ये मेरे पास x2 हो गया। ऊपर देखिए, माइनस को y1 से गुणा किया तो -1, माइनस माइनस को गुणा कर लिया तो प्लस, और ये कह रहे हैं y2। तो ये मेरे पास इस प्रकार से नेगेटिव साइन कैंसिल होगा। देखिए आप कई बार क्लास नोट्स में इसको प्लस कर देते हैं, और घर जाने के बाद आप ये तो भूल जाते हैं कि एक दूसरे के कैंसिलेशन की वजह से प्लस हुआ था। क्लास नोट्स लेके आते हैं, साहब ये कैसे बताया था। आपको कई दफ़ा ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। बेटा जब किसी माइनस को प्लस कैंसिलेशन से होता है तो उसमें जो नीचे का जो एरो है, जो नीचे का जो मेरे पास हिस्सा है, उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। और ये हमेशा ध्यान रखें कि बड़ा अगर हमने इसका टर्मिनल किया है तो उसका मतलब है कि ये माइनस से प्लस हुआ है। ये मेरा अपना खुद का कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको क्लास नोट्स में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये प्लस पहले से था या कैसे हो गया, या तो माइनस होना था, नहीं। उससे अपने आप पता चल जाएगा कि माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिलेशन होने की वजह से ऐसा हुआ था। एंड दैट विल बी इक्वल टू, मेरे पास फाइनली स्लोप इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड दिस विल बी इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। कहना ये चाहते हैं अगर y2 लिखा तो x2 लिखना पड़ेगा, अगर y1 लिखा तो x1 लिखना पड़ेगा। आप उल्टा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो y1 माइनस y2 लिखते हैं तो आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आप x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस ऑफ अपोजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर y2 माइनस y1 करते हो तो आपको यहाँ, अगर आप करते हो x1 माइनस x2 तो ठीक है। जब भी ये अपोजिट दिखेंगे आपको तो यहाँ चिन्ह लगाना जरूरी है। आप ऊपर भी लिख सकते हैं माइनस, नीचे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो। तो स्लोप को जनरली हम इन दोनों फॉर्मेटों के साथ में ही डील करेंगे। हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है 3,3 एंड 4,4, और ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला अगर आपके हमारे पास आ गया है, जिसमें अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से हुआ है। तो देखिए ध्यान से, अगर गिवन फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज द y2 देखिए कितना है 4। व्हाट इज द y1 इज 3। व्हाट इज द x2 इज 4। व्हाट इज द x1 इज 3। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 by 1, दैट विल बी इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, और यही मेरे पास स्लोप आ गया
जिसकी वैल्यू है 1। स्लोप को और भी कई तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे मैंने एक तो डिफरेंशिएशन बता दिया, एक अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से गुजरती है तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे। एक मेरे पास ऐसे आता है कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बराबर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसको लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनाती है उस एंगल के tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो स्लोप को हम एंगल की फॉर्म में इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। यस और नो। कई बार वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये कह देता है कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है, वो वर्टिकल एक्सिस से मेरे पास 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वर्टिकल एक्सिस बोलिए या वाई एक्सिस बोलिए, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। तो स्लोप बताइए। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अब थीटा वो होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है। अब पॉजिटिव एक्सिस के साथ आप इस प्रकार से देखिए, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60। तो ये एंगल भी 60 होगा, जो कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज आल्सो 60, सो दैट द स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो मेरे पास स्लोप यानी tan 60 की वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। इस प्रकार से हम बेसिकली इन 3 पॉइंट्स को लेके हमने जनरली स्लोप को फाइंड आउट किया है। एक डिफरेंशिएशन, सेकेंड इज अगर 2 पॉइंट से गुजरती है, एंड थर्ड हमारे पास है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा के साथ जो हमारे पास वैल्यू आएगा दैट इज आवर फाइनल। उसका tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारे स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्लोप के अंदर हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे उसके अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होगी, और हम अभी उन्हीं के साथ स्ट्रेट लाइन के साथ हम डील करेंगे। ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन में देखिए, स्ट्रेट लाइन आखिर होती क्या है। देखो लॉजिकली देखा जाए तो सीधे सीधे दिख रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज ए स्ट्रेट, दैट मतलब सीधी रेखा। जो मेरे पास है वो रेखा कैसी है, सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, उसमें किसी प्रकार का कर्व टाइप में नहीं है, वो मुड़ी हुई नहीं है, टर्न नहीं है, कोई घुमाव नहीं है, उसमें एकदम फॉरवर्ड स्ट्रेट है, उसको हम स्ट्रेट लाइन फील करते हैं। मैं एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो ये हमारे पास मार्कर है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में है। इस प्रकार से हमारे पास जैसे मान लीजिए पेन है तो भी ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में है। देखिए अब इस प्रकार से हम ये फिजिकली तो फील होता है कि एक जो सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। फिजिकली ये चीज़ हमको फील आती है, जनरली हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करता हूँ तो इसकी जो मेरे पास एज है, इसकी जो मेरे पास साइड है, ये भी मेरे पास एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यस और नो। अब मैं इसको आगे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था फिजिक्स में कोई भी चीज़ हो उसकी 2 डेफिनेशन होती है। एक लॉजिकली जो मैंने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन होती कैसी है, थोड़ा फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि वो चीज़ आखिर क्या है। उसके बाद हम देखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, और मैथमेटिकल इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि न्यूमेरिकली उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, न्यूमेरिकली उस क्वांटिटी को हम किस प्रकार से सॉर्ट आउट करें। तो देखिए ध्यानपूर्वक अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है स्ट्रेट लाइन में। तो लॉजिकल डेफिनेशन तो हमारे पास होगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि ये एक्स और वाई में एक रिलेशन होता है। एक्स और वाई में क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब है कि इन दोनों के अंदर एक फंक्शन है, एक्स और वाई में एक रिलेशन है, एक दूसरे से रिश्ता है, और रिश्ते में ये कंडीशन है कि एक्स के ऊपर पावर कितनी होगी, 1, और वाई के ऊपर भी पावर कितनी होगी, 1। लेकिन एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0।
कांस्टेंट भी बोल सकते हो, लेकिन कांस्टेंट मैंने पहले वो लिख दिया, इसलिए कांस्टेंट लिखने की जरूरत दोबारा से नहीं पड़ेगी। इसमें ये कहा जाता है कि अक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1, और मैक्सिमम नहीं, अक्स की पावर ही कितनी होनी चाहिए 1, और वाई की पावर ही कितनी होनी चाहिए 1, परंतु इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की फॉर्मेट होती है, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर मानते हैं, कंसीडर करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो है उसकी चार मेरे पास मेजरली 4 फॉर्मेट होती है। उसमें पहली फॉर्मेट हमारे पास होती है वो होती है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। दूसरा होती है टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट से गुजर रही है उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी उसका अध्ययन करेंगे। आफ्टर दैट मेरे पास जो है वो है एक पॉइंट से गुजरने वाली, यानी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप m, स्लोप कितना हो उसका m हो और एक पॉइंट से पास हो रही हो। एंड नेक्स्ट इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की फॉर्म में हो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की फॉर्मेट में होती है। ये चौथा हमारे पास फॉर्मेट है। हम सबसे पहले जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द फर्स्ट फॉर्मेट कि उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट है। तो देखिए ध्यानपूर्वक मैं इसको डील कर रहा हूँ पहले फॉर्मेट के साथ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले फॉर्मेट में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है mx प्लस सी। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट में अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन को फॉलो कर रही है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ y की पावर भी कितना है 1 है और x की पावर भी कितना है 1 है। तो y इक्वल टू मेरे पास आ रहा है mx प्लस का c, और ये मेरे पास जो, अब मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, m इक्वल टू होता है मेरे पास स्लोप, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हम बनाने जा रहे हैं उसका मेरे पास ये क्या होता है स्लोप। एंड व्हाट इज द c, c इज द y इंटरसेप्ट, c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो बता दो पहले ये y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये y इंटरसेप्ट क्या होता है। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज में बात करूंगा और आपको ये चीज क्लियर कट समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। y इंटरसेप्ट के बारे में स्टडी करता हूं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, बोलो कौन, स्ट्रेट लाइन कट करती है, इंटरसेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन का, बोलो किसके साथ, y एक्सिस के साथ, बोलो किसके साथ, y एक्सिस के साथ। कहां पर होता है, यहां पे। तो इस बिंदु की कहां से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है दैट इज द c, y इंटरसेप्ट। अगर आप दूसरे स्टाइल से इसे देखते हैं तो दैट इज 0, c। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन स्ट्रेट लाइन किसको y एक्सिस को कहां से ओरिजिन से कहां पर काटती है, इस बिंदु P पे। तो P बिंदु की मूल बिंदु ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट। यस और नो। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये डिस्टेंस ही मेरे पास y इंटरसेप्ट होती है तो मैं इसको लिख सकता हूं 0, c। अगर मैं इसको 0, c लिखता हूं, इसको अगर मैं 0, c लिखता हूं तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या होता है। देख के बताइए, देखिए y इंटरसेप्ट that is y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट किसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर, जहां पर स्ट्रेट लाइन, जहां पर कौन स्ट्रेट लाइन क्या करती है, कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, किसको y एक्सिस को, y एक्सिस को। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है उस बिंदु का जहां पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर देती है
काट देती है, प्रतिच्छेद कर देती है, एक दूसरे का यहाँ पे क्या हो जाता है, झगड़ा, मार काट। जहाँ मार काट होती है बस उसी की बात है भाई साहब, ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं? समझ जा, ध्यान दे ले बोर्ड पे। अब देखिए, मैं अभी भी जानता हूँ ये वाली बात क्लास में 50% बच्चे भी फील नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है वो आप सब लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, परंतु मेरे पास जो ये वैल्यूज़ है इसको आप फील नहीं कर पाए। और अगर इस क्वेश्चन को आपको फील करना है, महसूस करना है, तो आपको इसे मैथमेटिकल यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो देखिए, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो मेरे पास ये वाला है माइनस का y एक्सिस, दिस इज द प्लस का x एक्सिस, दिस इज द प्लस x एक्सिस एंड दिस इज द माइनस x एक्सिस। यहाँ पे देखिए, ध्यान से मैं आपको रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूं। देखिए, इस वाले के बारे में मैंने काफी डिटेल में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन स्लोप नाम के टॉपिक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अगर इस लाइन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आप देखेंगे कि मेरे पास m इक्वल टू कितना है 1 एंड c इक्वल टू कितना है 1। तो ध्यानपूर्वक देखिए, मुझे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा जहां स्ट्रेट लाइन उसे काटेगी। बोलिए कितना? 1, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब ही ये है कि ये यहाँ से कितना दूरी पे जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू मेरे पास है 1 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ पे चले गए। अब मेरे पास सवाल ये उठ रहा है कि m का वैल्यू 1 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो आप ये लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। यानी कि वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से तो पास होती है, वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से तो पास होती है, परंतु वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या फिर पॉजिटिव एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये मेरे पास 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो आप देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा रफ वर्क करके फटाफट इसको बना लेंगे। हालांकि बचपन में आप जानते हैं, आप डी रखते हैं, यहाँ पे डी रख के यहाँ काउंट करते हैं 10, 20, 30, 40, 45 एंड 45 जैसे यहाँ पे आया पॉइंट, तो 2 पॉइंट आपके पास कंसीडर हो गए और आपने इन दोनों पॉइंट से मिलाती हुई स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते थे बचपन में? स्केल उठाया, यहाँ पुट किया और दोनों को मिलाने वाली ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखिए ध्यान से, ये एंगल मेरे पास कितना हो गया? 45 डिग्री। अब ध्यान पूर्वक देखें तो कई बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि श्रीवान जी काका कि एक बात बताओ, जब आपने स्लोप बताया तब तो आपने कहा था कि जो एंगल स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है उस एंगल के tan थीटा की वैल्यू को हम स्लोप कहते हैं। तो आप बताइए, अगर इसका tan थीटा इस एंगल का tan थीटा को स्लोप होना चाहिए था, फिर आपने ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन से एंगल क्यों बना रहे हैं? यस और नो? इससे पैरेलल, यू नो। ध्यान पूर्वक देखिए, ये मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये वाली लाइंस मुझे ड्रॉ करनी है। तो दिस एंगल अगर 45 है तो ये भी बाय डिफॉल्ट 45 होगा, क्योंकि दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है जिनको संगत कोण बोलते हैं। ये संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से दोनों इक्वल होंगे। बस हमारे पास सिचुएशन ये थी कि हमारे पास ये बिंदु निकल के आया नहीं था, हमारे पास तो ये पॉइंट आ गया था, तो हम ये बिंदु फाइंड आउट नहीं था, तो हमने यहाँ से 45 एंगल बना सकते हैं, जबकि यहाँ पे बिंदु निश्चित न होने की वजह से हम यहाँ पे 45 डिग्री बना नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ से बनाना पड़ा। और इस बात से ये क्लियर है कि चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाओ, चाहे उसके पैरेलल किसी भी लाइन से एंगल बनाओ, ये दोनों बातें एक ही है। यस और नो? इसके बाद में आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये पहला एग्जाम्पल था, इसके बाद में मैं अलग अलग वैरायटी में कुछ चेंज करता हूँ, न्यूमेरिकली कुछ चेंज करता हूँ और मैं इसके क्वेश्चन को आपके सामने फॉरवर्ड करता हूँ। देखिए किस प्रकार से है।
देखिए ध्यान से, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो करेंगे वो है y इज इक्वल टू मेरे पास x प्लस का 1 है। तो x प्लस 1 जो मैंने एग्जाम्पल आपको करवा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 1। तीसरा एग्जाम्पल करेंगे y इज इक्वल टू x माइनस का 1। चौथा एग्जाम्पल हम करेंगे दैट इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का x और माइनस का 1। 5वें नंबर पर जो एग्जाम्पल आएगा दैट इज इक्वल टू, ये सेम वेराइटी दूंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, √3 प्लस का 5। और 6 नंबर पे है y इज इक्वल टू √3x प्लस का 5। एंड नेक्स्ट मेरे पास जो होगा दैट इज इक्वल टू 7 नंबर पे होगा y इज इक्वल टू प्लस का √3x माइनस का 5। और 8 नंबर पे y इज इक्वल टू माइनस का √3x माइनस का 5। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है दैट विल बी इक्वल टू, इसके बाद 9 पोजीशन पे हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10। और 10 नंबर पे करेंगे y इज इक्वल टू माइनस का 5। 11 नंबर पे देखेंगे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मेरे पास प्लस 5। 12 नंबर पे देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 10। एंड 13 पोजीशन पे देखेंगे 2x प्लस का 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम किस प्रकार से ड्रॉ करना है ये सारा हम इन क्वेश्चनों में देखेंगे। इनमें हम ये भी देखेंगे कि y इंटरसेप्ट कितना है, स्लोप कितना है, पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सारे को 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब करेंगे। कंटिन्यू करते हैं इसको, ब्रेक ले लीजिए सभी लोग 5 मिनट।